हेलो 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 एवरीवन। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक है, फिट फाट हैं, खैर आफियत से हैं और जहाँ कहीं भी हैं हंसते बसते मुस्कुराते गुनगुनाते अपनी अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं और अपने कामों में लगन के साथ मगन है। शाम के वक्त को हसीन बनाने की कोशिशें कर रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं एक दफ़ा फिर। मुझे कहते हैं मिशकात फैज़ान, प्रोग्राम का नाम बातों का ढाबा और इस बातों के ढाबे में सिलसिला जो है वो मुख्तलिफ रहता है। कभी कुछ नए गेस्ट होते हैं, कभी कुछ नया टॉपिक होता है, कभी कुछ नया म्यूज़िक होता है, कभी कुछ नई टिप्स होती हैं। डिफरेंट चीज़ों को लेकर ये बनता है बातों का ढाबा और उसमें आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है। जनाब, आप लोग सबसे पहले तो ये बताइए कि जो दिन आप लोगों के गुजरे, आप लोगों की रातें गुजरी, जितना भी वीक आपका गुजरा, कैसा गुजरा? ऑब्वियसली कल सैटरडे था, तो सैटरडे आप लोगों ने कैसे एंजॉय किया? कहीं जाकर या घर पर ही बस एंजॉय किया? ऑब्वियसली कोरोना की सिचुएशन भी है, न्यूज़ भी है और फिर जो है उसमें आपने SOPs को फॉलो करना भी है और बिल्कुल करना है ताकि आप लोग जो है वो सेफ रहें, आप लोगों के अपने सेफ रहें। तो SOPs को बिल्कुल फॉलो करते हुए आप लोग बिल्कुल अपनी चीज़ों को कीजिए, एंजॉय कीजिए। एंड इसके साथ साथ आप लोग हमारे साथ रहने के लिए क्या करेंगे? हमेशा से तरीका बताती हूँ, वंस अगेन बताऊँगी और हमेशा बताती रहूँगी बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट कि जो हमारे साथ पार्ट बनना चाहते हैं इस शो का या वैसे हमें कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते हैं? इट्स वेरी सिंपल। अपना मोबाइल जो है वो ऑब्वियसली सबके पास होता है, एंड्रॉयड फ़ोन होता है, पैकेजेस होते हैं, वाईफाई होता है, जो भी होता है। लेकिन आप सर्च करेंगे फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं पर भी आप सर्च करेंगे तो आप सर्च कीजिए MQ एंटरटेनमेंट, आपको पेज मिलेंगी। आप आइए, लाइक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, हमारी चीज़ों पे आकर तबसरा अपना ज़रूर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, क्या चेंज आना चाहिए या जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, तो ज़रूर फीडबैक से आगाह कीजिए। इसके साथ साथ मेरी कॉम TV नेटवर्क भी आपको हर जगह पे उस नाम से भी पेज मिलेगा। आप वहाँ भी जाइए, वहाँ भी जाके लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वहाँ पे भी जाके आप लोग अपनी राय से आगाह करते रहिए बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है। सो आज के जो शो है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। आज के जो गेस्ट हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और म्यूज़िक भी ऑब्वियसली ऐसा है कि वो एनर्जाइज़ कर देगा आप लोगों को। और मैं चाहती हूँ कि जो शाम का वक्त है, जो ये आप लोग ऑफिस से निकल रहे हैं या फिर कहीं वैसे जा रहे हैं, तो ये वक्त आप लोगों का हसीन हो जाए और जो ख़वातीन घरों में रात के खाने बनाने की तैयारियां कर रही हैं उनका जो किचन टाइम है वो भी बहुत अच्छा हो जाए। सो कुछ चटपटी सी बातें चलती रहेंगी, कुछ टिप्स, कुछ जो है वो आप लोगों का फीडबैक और कुछ जो है वो गेस्ट से चटपटी सी बातें और इसके साथ साथ म्यूज़िक ऑब्वियसली ज़रूरी है, तो म्यूज़िक भी होगा। तो जनाब, आप लोग हमारे साथ रहिए और ऐसा करते हैं, सबसे पहले सॉन्ग की जानिब चलते हैं शो के और सॉन्ग को सुनते हैं तो आते हैं और फिर आपको टॉपिक भी बताते हैं और इससे ज़्यादा मज़ीद जो चीज़ें हैं उस पर भी बात करते हैं। हमारे साथ रहिए, एक बहुत अच्छा सा नंबर है मैं प्ले करने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। सुनते रहिए बातों का ढाबा। मुझे कहते हैं मिशकात फैज़ान, MQ एंटरटेनमेंट के साथ जुड़े रहिए, स्टे कनेक्टेड। The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking faster than we talk slow. Come on over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put the man on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is foreign too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
pretend we're going out on our first date. You and me at Thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I'll fill up a plate. Talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family is doing okay. Leaving, getting the taxi, then we kiss in the backseat. Tell the driver make the radio play, and I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. And last night you were in my room. And now my bed sheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. 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 I'm in love with the shape of you. ऑल राइट जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन एंड यस, आप लोगों ने सॉन्ग सुना, होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। जैसा कि मैंने कहा था कि लोड कराएंगे तो बताएंगे टॉपिक। एक्चुअली आज का जो टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिस पे बात करना बिल्कुल ज़रूरी है, और जो कि हमारे माशरे में जो चीज़ें हमें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, जो पहले हमारे टाइम में था और जो अब है, उसके अकॉर्डिंग हमें जो चेंजेस नज़र आ रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ उस पर थोड़ी सी बात हो। उसी हवाले से हमारे साथ गेस्ट भी मौजूद होंगे आज के, लेकिन टॉपिक मैं अनाउंस कर देती हूँ ताकि आप लोग भी हमें अपनी फीडबैक से आगाह करते रहें साथ साथ। अच्छा, फीडबैक देने के लिए आपने क्या करना है दोबारा से बता देती हूँ। MQ इंटरटेनमेंट के पेज को आप जाइए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। आपको हर सोशल मीडिया अकाउंट पे हमारे पेजेस मिलेंगे, आप जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ और हमें फीडबैक दीजिए। इसके साथ साथ मेरी कॉम TV नेटवर्क पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और जनाब, सीन इज़ दिस के वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा चेंज नज़र आ रहा है और कुछ लोग हैं वो इस चीज़ को फील नहीं कर रहे। एजुकेशन सिस्टम के अंदर कितना चेंज आया है, क्या वो उस तरह की एजुकेशन हमें मिल रही है अभी जो हमारे टाइम में थी? क्या उस तरह से पेरेंट्स हमें गाइड कर रहे हैं जिस तरह हमारे पेरेंट्स गाइड करते थे? थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, लेकिन द टॉपिक इज़ एजुकेशन के अंदर जो चेंज आया है उसके बारे में क्या ख़यालात हैं और क्यों आ रहा है इतना चेंज, या हमें क्यों लग रहा है इतना चेंज? हम जो चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, या जो टीचर्स चाह रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है, या जो हुकूमत चाह रही है वैसा नहीं हो रहा है। तो डिफरेंट पहलू हैं, डिफरेंट तरीके हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आज के जो हमारे गेस्ट होंगे वो मैं बता देती हूँ नाम, वो आतिफ सईद साहब हैं। बहुत अच्छे राइटर, पोइट एंड डिफरेंट एजुकेशन के हवाले से वो हमें इंफॉर्मेशन भी देंगे, तो हम उनसे बिल्कुल बात करेंगे, लेकिन कुछ देर में उनको लेंगे हम कॉल पे। तो जनाब, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि पहले जो एजुकेशन थी, जो पहले हमारा टाइम था, उसमें ये होता था कि हमें बड़ी सख्ती से पढ़ाया जाता था। अगर हम ज़रा एब्सेंट हो गए, हमने ज़रा सी जो है ना वो ऊट पटांग हरकतें कर ली, तो पेरेंट्स की तरफ से जो है वो दबाव, हमारे अपनी जो एक सेंस थी वो उस तरफ इतनी नहीं थी। हम इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे स्टडीज़ के बारे में, बल्कि हमें इतनी नॉलेज ही नहीं थी उस टाइम में। लेकिन हमारे पेरेंट्स जो स्ट्रिक्टली बिहेव रखते थे अपना, हमारे टीचर्स एब्सेंट होने पे जो हमारी कुट लगा दिया करते थे, अब वो चीज़ है या नहीं है? उस चीज़ में कोई चेंज आया है या नहीं आया? इस तरह से डिफरेंट पहलू पे हम बिल्कुल बात करेंगे। तो मुझे लगता है कि जिस तरह पहले स्ट्रिक्ट बिहेव होता था पेरेंट्स का, स्कूल ना जाने पे भाई खुद लेके जाना, खुद छोड़ के आना, डांटना, पूरे दिन जो है वो ध्यान दिलवाना कि अपना काम कर लो। क्या अब पेरेंट्स उस तरह से बच्चों को सपोर्ट करते हैं? क्या पेरेंट्स उस तरह से बच्चों को गाइड करते हैं? क्या उनको प्रॉपर टाइम देते हैं? तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के सवालात उठते हैं एजुकेशन को लेकर। सिर्फ पेरेंट्स नहीं इन्वॉल्व होते,
अब हमें ये भी देखना है कि क्या बच्चे उस तरह से ध्यान देते हैं अपनी स्टडी के जानिब जिस तरह पहले बच्चे टाइम निकाल कर बैठ कर पढ़ा करते थे, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है। एवरीबॉडी नो वेल कि एजुकेशन जो है वो तो कुछ बच्चे बड़े इंटरेस्टेड होते हैं, उनको तो छुट्टियां मिल जाएं तो वो उदास हो जाते हैं हमें छुट्टियां क्यों मिली। लेकिन ये वाले इस तरह के जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी शरह जो है वो बहुत बड़ी कम है, इनकी तादाद बहुत कम है। लेकिन ज़्यादा जो तादाद है वो उनकी है कि वो खुश होते हैं छुट्टियां मिलने पर। और ऑब्वियसली वो तो हमारे टाइम में भी ऐसा होता था कि छुट्टी होती थी, हम बड़े खुश होते थे, तो ये कोई न्यू चीज़ नहीं है। लेकिन हाँ, स्टडीज़ एजुकेशन की बात करें हम, उसमें थोड़ी सी चेंज बिल्कुल हम देख रहे हैं, और थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा चेंज देख रहे हैं एजुकेशनल सिस्टम के अंदर। तो मैं जो ऑब्ज़र्व कर रही हूँ वो ये है कि सोशल मीडिया ने भी शायद एजुकेशन और इसके अंदर काफ़ी हद तक डिस्टेंस पैदा कर दिया। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर पेरेंट्स सपोर्टिव हों, पेरेंट्स जो है वो गाइड करें, पेरेंट्स थोड़े से स्ट्रिक्ट हों, टीचर्स स्ट्रिक्ट हों कि सोशल मीडिया का एक डिफरेंट टाइम हो, मोबाइल फ़ोन का एक डिफरेंट टाइम हो, गेम का एक डिफरेंट टाइम हो, तो वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। फिर क्या है कि स्टडीज़ आपके साथ कंटिन्यू रहती है। लेकिन आजकल के बच्चे जो कि हमारी नज़रों के सामने होते हैं, सोशल मीडिया, गेम, ठीक है, कार्टून्स, इन चीज़ों पे ज़रा फोकस ज़्यादा होता है। आप वहीं अगर उनको ये बोल दें बेटा अपनी स्टडी कर लें आप ज़रा, तो उनका मुंह बन जाता है, वो आगे से जो है ना वो इतराना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह की बच्चों की जो है वो एक्टिविटीज़ हो गई हैं, चीज़ें हो गई हैं। तो हमें ये देखना है कि आया ये ठीक है या गलत है। तो हम इस पे डिफरेंट टाइप के सवालात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कुछ ही देर में आतिफ़ सईद साहब, और इस्लामाबाद से हमारे साथ होंगे एक राइटर हैं और एक पोइट हैं और बहुत सारे ओहदों पर फाइज़ हैं। तो हम इनसे बिल्कुल बात करेंगे। तो इनसे ये भी पूछेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में क्या चेंज आया है, क्या पहले जैसी एजुकेशन है अब, पहले जैसा माहौल है अब, क्या चेंज आया है, क्या होना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, क्या चेंज आ गया और क्या नहीं होना चाहिए था जो हो रहा है। तो डिफरेंट क्वेश्चन इनसे हम करेंगे। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि इन सब चीज़ों के आने के बाद, यानी मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, एजुकेशन के साथ साथ इन चीज़ों पे जब से फॉलो लोगों ने करना शुरू कर दिया, यानी कि बच्चों ने इन चीज़ों को भी फॉलो करना शुरू कर दिया, तब से फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रा बिल्कुल साइड पे चली गई हैं। फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ टू मच इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीवन, सबके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपनी रूटीन में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को इंक्लूड रखें। फ़ुटबॉल खेलें, क्रिकेट खेलें, जंपिंग करें, इस तरह की जो गेम्स हैं उन्हें इंक्लूड रखें ताकि आपकी बॉडी फिट रहे। तो हम बिल्कुल चलते हैं, आतिफ़ सईद साहब से पूछते हैं और उनसे डिटेल्स लेते हैं कि आया ये ठीक है या नहीं है। तो हमारे साथ मौजूद हैं सर आतिफ़ सईद साहब। लेते हैं उनसे कॉल पे, पूछते हैं कि क्या क्या ठीक है, क्या क्या होना चाहिए और क्या क्या नहीं होना चाहिए। सर अस्सलाम वालेकुम आतिफ, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, अपने टाइम निकाला हमारे लिए। कोई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने याद किया हमें और इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बनने के क्या शर्फ अता किया। अरे आप हैं ही खूबसूरत शख्सियत हैं और बहुत अच्छा लगा। मसरूफियात क्या हैं आजकल, क्या हो रहा है लाइफ में आजकल? लाइफ जो है वो कोविड की वजह से कुछ स्टैंड स्टिल की तरफ जा रही है दोबारा से। वही जो प्रिकॉशंस हैं वो ली जा रही हैं, ऑफिशियल टाइमिंग्स कुछ फ्लेक्सिबल हो रहे हैं, तो सारे के साथ जिंदगी को चलाने की कोशिश है। और फिर सर्दियां आ रही हैं, तो सर्दियां पता ही है कि नवंबर दिसंबर शायरों का महीना होता है जी। वो चल रहा है साथ साथ। तो शायरी चल रही है कहने का मतलब? शायरी तो सांस लेने की तरह होती है, उसको आप उस पर कंट्रोल नहीं है कि आप कहीं चाहें तो रुक जाए। जब लिखना है तो फिर लिखना है, आमद होती है ना वो तो किसी भी टाइम। वो कंट्रोल नहीं है ना, वो आप जब चाह रहे हैं तो मतलब मैं चाहूँ भी कि नहीं लिखना तो वो अपना आप खुद लिखवाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस्लामाबाद में तो सर्दियाँ भी उरूज पर है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है कुछ बेहतर है। अभी अरूज वाली कहानी नहीं आई यहाँ पर, मगर ये कि कराची के हिसाब से बाकी अरूज पर है। बाकी ये बताइए आतिफ, हॉबीज क्या है आपकी?
हॉबीज में सबसे पहले नंबर पे तो रीडिंग है, पढ़ने का बहुत शौक है और वो बचपन से ही चला आ रहा है जी। और अब तक अल्लाह का शुक्र है इंटैक्ट है वो ना, तो किताब के साथ ताल्लुक बरकरार है। इसके अलावा म्यूजिक सुनता हूँ और इस मौसम में ट्रैकिंग पे जाते हैं, मार्गला हिल्स और मरिया यूबिया साइड पर भी ट्रैकिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं। तो म्यूजिक किस टाइप का पसंद है? म्यूजिक हर तरह का, मूड डिपेंडेंट है। कवालियां भी सुनी है, नवाज़ें भी सुनी है, हिप हॉप्स भी सुने हैं, भंगड़े भी दे सुने हैं, इंग्लिश भी है, पंजाबी भी, उर्दू, इट डिपेंड्स ऑन मूड। तो जो चीज आपको हिट कर जाए ना, मजा आए सुन के इसके रिदम को। हम इवन अरेबिक कई ऐसे थीम्स थे जो मैं समझ तो नहीं आ रहे थे लिरिक्स सुन के, बट म्यूजिक कैची था। तो वो भी पसंद आने लग गया। हाँ, म्यूजिक बहुत ज्यादा मैटर करता है और उसका इफेक्ट करता है इंसान पे। हाँ, मूड पे डिपेंड कर रहा होता है ना वो सारे वाइब्रेशंस आपकी बॉडी के साथ जहाँ पे वो स्विंग कर देंगी। तो वो जैसे मूड उदास है तो उदास वाला म्यूजिक अच्छा लगता है। अच्छा, ये भी है, ये भी बहुत से लोग कहते हैं, तो इसमें क्या कहेंगे? आपके मूड उदास है तो उदास ही सुनना क्यों जरूरी है भाई? तो जो बॉडी की फ्रीक्वेंसीज है ना, जो आपकी उस वक्त रिसीव कर रही होती हैं, तो आप एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल किसी ग्लोमी मूड में है तो उसके सामने भंगड़ा लगा देंगे ना, तो उसकी बॉडी, उसका माइंड उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। एग्जैक्टली। सिमिलरली आप देख लो कि शादी ब्याह के ऊपर अगर कोई वहाँ पर मेहदी हसन की गजल लगा देता है या कोई दुखी गाना लगा देता है रेशमा का, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं होगा। क्योंकि वो मूड आपकी बॉडी की वाइब्रेंट्स जो है ना, वाइब्रेशंस, वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही होती, रिजेक्ट कर रही होती हैं। तो फिर वो कहते हैं ना, जैसा मूड और वैसा मंजर होता है। तो वो फिर उसी तरह चलती है जिंदगी। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा आतिफ, ये बताइए, पहला जो आपने लिखा, जो आमद हुई, वो किसी हादसाती आमद थी या बस अब समझ तो आप गए हैं ना, अब वो मोहब्बत का सीन था या बस किसी चीज को देखकर इंस्पायर होकर कुछ लिख बैठे आप? अच्छा, मजे की बात ये कि मैंने जब लिखना शुरू किया तो मैंने मिजाज से शुरू किया। अच्छा। मैं स्कूल कॉलेज दोनों में मैं राइटर के तौर पे था। मैं स्किट्स लिखता था और पैरोडीज लिखता था। तो जैसे एनुअल फंक्शंस होते हैं या मीना बाजार, तो उसमें मैं अपना ये इनपुट दिया करता था कि कोई पैरोडी बना दी किसी सॉन्ग की, और उस तरह चलता था ना। तो मैंने जब कॉलेज लाइफ में हम गए तो वहां पर भी आई स्टार्टेड राइटिंग दैट फनी थिंग्स, मिजाज की तरफ गया। कुछ अर्सा मैंने मिजाज ही लिखा, और मगर वो मुश्किल है फील्ड ना, दुखी वाले से, क्योंकि मजाक को समझना वाले लोग कम होते हैं, और वो बहुत एक बॉर्डर लाइन होता है जिसमें आप मजाक से बदतमीजी की तरफ चले जाते हैं। तो शायद मुझे लग रहा था कि मैं कैपेबल नहीं हूँ इतना, तो फिर मैंने वो मजाक अभी भी लिखता हूँ मगर कम कर दिया। तो स्टार्ट जो था ना वो इंटेंशनल इस तरह से था कि समझ में आ रहा था कि मुझे ये शायरी का रिदम्स में गॉड गिफ्टेड ही एक चीज थी कि मैं कैच कर रहा था। तो उसके लिए कोई सीखा नहीं, ना उस तरफ गए, ना कोई उस्ताद रखा, बस उस्तादों को पढ़ा बहुत ज्यादा। तो फिर जो हादसाती जिसका आप जिक्र कर रही हैं, वो फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता मेरा ख्याल है बीएससी के बाद, तो तब आपकी आजकल तो दौर बड़ा एडवांस्ड है ना, हम जिस दौर में हैं तो बीएससी के बाद इन्फैचुएशंस का पता चलता है। तो वो जिसे आजकल के लोग क्रश कहते हैं, तो पहला कोई बीएससी के बाद हुआ तो, और वो टूट भी गया बेचारा। नहीं इतना उस दौर में होते ऐसे पानी के बुलबुले ही थे, मगर उसने फिर लिखना वो जो दुखी शायरी की तरफ जो है थोड़ा रोमांटिक और सेंटी किस्म की शायरी की तरफ तवज्जो को, जहन को मबजूल करवा दिया। तो फिर हम भी उस फील्ड में आ गए। हाँ, तो कितनी बुक्स अब तक आपकी आ चुकी हैं, पब्लिश हो चुकी हैं? हाँ, मेरी 3 बुक्स पब्लिश हुई हैं। पहली जो है वो 99-2000 में थी, मुझे तन्हा नहीं करना। तो सेकंड फिर उसके बाद 2003-4 में थी मैं तुम्हें खोने से डरता हूँ, एंड देन 7 में आई थी मैं तुम्हें मौसम बुलाते हैं।
और उसके बाद 2011 में एक इन सब के एक हमने न्यू एडिशंस पब्लिश किए थे विद सम एडिशंस। तो 11 के बाद फिर अब इस साल मेरा पूरा इरादा था कि मैंने किताब लानी है, इरादा स्टिल है। तो वो कोविड ने उसको हिट किया, तो कुछ चीजें फिर मैंने रोक ली है। बस चीजें मैटर तैयार है। तो चौथी किताब मेरी तकमील तुमसे है। इंशाल्लाह विद इन अ मंथ और 2 आई विल पब्लिश इट। दैट्स रियली नाइस। और अच्छा, एक गजल तो आपकी है, वो तो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। मैं चाहूंगी वो आप शामिल भी कर लें जब आप हैं हमारे साथ। वो एक पागल सी लड़की। अच्छा, पागल सी लड़की है। अच्छा, पागल सी लड़की वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब उसको पढ़ के जो फीलिंग्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, बट वो बहुत जबरदस्त आपने लिखी हुई है। तो मैं चाहूंगी वो आप शामिल करें। जरूर, वो भी आपके साथ शामिल करेंगे। असल में इस नज़म का भी हिस्ट्री होगी। हिस्ट्री ऐसी हिस्ट्री नहीं थी जिसे वो कहते हैं ना कि जिसकी कहानी बन जाती है। मगर ये मैंने कुछ चीजें ऐसी लिखी जाती है जो बस स्पर ऑफ मोमेंट में ना, आप कुछ सोच के नहीं लिखते, वो अपने आप को खुद लिखवाती हैं। तो ये नज़म भी ऐसी ही थी जिसको मैंने लिखा और फिर मैंने कहा यार ये बस ठीक है, मुझे पढ़ के मजा आ रहा है और आई डोंट थिंक कि जी लोगों को भी मजा आएगा। हाँ, सबका तो मूड सेम नहीं होता बिल्कुल। हाँ, मगर ये कि उसके बाद इसकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा हुई और इसी ने फिर कराची के अंदर स्पेशली लोगों से मुझे मुतारिफ करवा दिया। पहले वो आपको सुना देते हैं। जी बिल्कुल, सुनाइए, अता हो। अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर खत में लिखती है, मुझे तुम याद करते हो, तुम्हें मैं याद आती हूँ, मेरी बातें सताती हैं, मेरी नींदें जगाती हैं, मेरी आंखें रुलाती हैं। दिसंबर की सुनहरी धूप में अब भी टहलते हो, किसी खामोश रास्ते से कोई आवाज आती है, ठिठुरती सर्द रातों में तुम अब भी छत पे जाते हो, फलक के सब सितारों को मेरी बातें सुनाते हो, किताबों से तुम्हारे इश्क में कोई कमी आई, ये मेरी याद की शिद्दत से आंखों में नमी आई। अजब पागल सी लड़की है, मुझे हर खत में लिखती है, जवाबन उसको लिखता हूँ, मेरी मसरूफियत देखो, शहर से शाम ऑफिस में चिरागे उम्र जलता है, फिर उसके बाद दुनिया की कई मजबूरियां पाँव में बेड़ी डाल रखती हैं, मुझे बेफिक्र चाहत से भरे सपने नहीं दिखते, टहलने जागने रोने की फुर्सत ही नहीं मिलती, सितारों से मिले अरसा हुआ, नाराज हूँ शायद, किताबों से शगफ मेरा अभी वैसे ही कायम है, बस अब इतना हुआ है मैं उन्हें अरसे में पढ़ता हूँ, तुम्हें किसने कहा पगली, तुम्हें मैं याद करता हूँ, कि मैं खुद को भुलाने की मुसलसल जस्तजू में हूँ, तुम्हें ना याद आने की मुसलसल जस्तजू में हूँ, मगर ये जस्तजू मेरी बहुत नाकाम रहती है, मेरे दिन रात में अब भी तुम्हारी शाम रहती है, मेरे लफ्जों की हर माला तुम्हारे नाम रहती है, तुम्हें किसने कहा पगली, मुझे तुम याद आती है। पुरानी बात है जो लोग अक्सर गुनगुनाते हैं, उन्हें हम याद करते हैं, जिन्हें हम भूल जाते हैं। अजब पागल सी लड़की हो, मेरी मसरूफियत देखो, तुम्हें दिल से भुलाऊं तो तुम्हारी याद आए ना, तुम्हें दिल से भुलाने की मुझे फुर्सत नहीं मिलती, और इस मसरूफ जीवन में तुम्हारे खत का ये जुमला, तुम्हें मैं याद आती हूँ, मेरी चाहत की शिद्दत में कमी होने नहीं देता, बहुत रातें जगाता है,
मुझे सोने नहीं देता। वाह। तो अगली बार अपने खत में ये जुमला नहीं लिखना, अरे पागल सी लड़की है, मुझे फिर भी ये लिखती है, वाह। मुझे तुम याद करते हो, तुम्हें मैं याद आती, अरे पागल सी लड़की है। क्या बात है, बहुत खूब लिखा है ना, इसकी लाइंस बहुत हार्ट टचिंग है और मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है आपकी ये गजल। बाकी जब ये इतनी अच्छी है तो ऑब्वियसली सारी ही गजल आपकी एक से एक हैं। तो अच्छा, मोहब्बत है आपकी। हाँ जी। अच्छा, ये आपने अपने बारे में बताया, बुक्स के बारे में बताया, फैमिली में कभी किसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई कि आप तो हर टाइम किताबों में घुसे रहते हो, उसके अलावा कुछ और नहीं? होते ना फैमिली की तरफ से चीजें आ जाती हैं बीच में कि भाई आपकी जो रूटीन है वो हमसे हट कर है, आप गुम से रहते हैं, अपने आप को अपने अंदर मसरूफ रखते हैं, तो इस तरह की कई क्वेश्चंस आपसे करने को मिले आपको फैमिली में? नहीं, असल में जो शायरों के बारे में वैसे एक परसेप्शन क्रिएट हो जाती है ना, जैसे कि ये पता नहीं कोई दुखी आत्माएं हैं और अपने अपने मदार के अंदर रहती हैं और उस दुनिया से बिल्कुल कटे हुए। हाँ। तो मैंने कोशिश ये रही और आदत भी मेरी यही है कि आई ट्राई टू कीप थिंग्स इन बैलेंस। अब अगर वो वाले हालात जैसे कि लोग परसीव करते हैं तो आप कुछ कर नहीं सकते, मतलब कैरियर आपका भी कुछ नहीं होता, फैमिली लाइफ भी कुछ नहीं होती। और शायर और राइटर्स का काम होता है एक रोल मॉडल की तरह, जैसे टीचर्स रोल मॉडल होते हैं, एग्जैक्टली राइटर्स भी रोल मॉडल होते हैं। अगर एक राइटर भी अपने आप को एक तबाहशुदा इंसान के तौर पे सामने लेके आएगा तो कौन उसको जो पैरोकारी करने वाले उसके जितने फॉलोअर्स होंगे, जितने उसको फैंस होंगे, वो भी फिर उसी को फॉलो करेंगे। तो अगर अल्लाह पाक आपको ये इज्जत देता है, देखो लव सारे वही हैं, हरूफ तरजीह के अंदर वही, कोई एक्स्ट्रा ऐड कोई नहीं किया, ना मैंने किया ना कोई और कर। बिल्कुल। उन्हीं अल्फाज को जोड़ के वही जज्बे हैं जिन पे हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं और सदियों तक पढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। नहीं, अल्लाह का करम होता है कि किसी को कोई ये इज्जत देता है, उसके लफ्जों को एक्सेप्टेंस देता है, ये अल्लाह का काम है। और इस काम के साथ आपके कंधों पर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि आपने उसको संभालना है। अब संभालना ये नहीं है कि आप उससे कुछ गलत ना लिखें, आप जो माशरे में जब लोग आपको देख रहे हैं तो वो ये ना समझें कि ये एक इम्बैलेंस के इंसान है, ये शायरी आपको इम्बैलेंस की तरफ ले जाती है। सही। तो मैंने अपनी जिंदगी के ना टाइम के कुछ हिस्से किए हैं, ठीक है, उसमें कुछ एक मी टाइम होता है, वो मैं उस वक्त रखता हूँ जिस वक्त फैमिली के मैक्सिमम काम को से जो है ना वो फारिग हो चुका हूँ। लाइक मुझे शुरू दिन से स्टूडेंट लाइफ से रात का टाइम बहुत पसंद है। 11 बजे के बाद सुकून हो जाता है, जरा एक्टिविटीज रिड्यूस हो जाती हैं, तो टीवी वगैरह मैं बहुत कम देखता हूँ। तो मैं फिर वो टाइम यूटिलाइज करता हूँ इन बुक्स में, पढ़ने में, सीखने में, लिखने में। फेवरेट पोइट कौन से हैं जिन्हें आप फॉलो करते हैं? तो आप हैं पोइट राइटर, लेकिन आपके फेवरेट पोइट राइटर कौन है? मैंने जब शुरू किया लिखना तो उससे पहले पढ़ना शुरू किया तो मैंने मोहसिन नकवी साहब से पढ़ना शुरू किया, उनकी किताबें मेरे सामने आई। उसके बाद मैंने किसी को छोड़ा नहीं कि जो एरा पे चाहे वो हमसे बहुत सीनियर हो, हमारे हमअसर हों या हमसे जूनियर, इवन जूनियर भी जो लिख रहे हैं, अच्छा शेर जो लिखता है वो पढ़ के मजा आता है और मैं खुले दिल से उसको तस्लीम करता हूँ और दाद भेजता हूँ। तो किसी एक शायर को मैं कहूँगी हाँ, इसको मैंने बहुत फॉलो किया। नज़्मों में मैंने मोहसिन नकवी साहब को पढ़ा, अफजल साहब को पढ़ा, अजीब खावर को पढ़ा, इसी तरह सलीम कौसर हैं, उसके अलावा फराज हैं, परवीन शाकिर हैं, असरत शाह को पढ़ा, अख्तर मलिक हैं और अदीम हाशमी साहब की तस्वीरात, इसी तरह उबैदुल्लाह अली। मतलब मैंने छोड़ा किसी को नहीं है, जो मुझे अच्छी शायरी का पता लगता था मेरी कोशिश होती थी वो किताब कहीं से ढूंढ के लाऊं, नहीं मिलती तो उसकी सॉफ्ट कॉपी लाऊं, प्रिंट करूं, उसको अपनी लाइब्रेरी में रखूं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपसे करूंगी कि आउट ऑफ कंट्री जाने का इत्तेफाक हुआ आपका?
नहीं, अभी तक तो ऐसा मौका नहीं मिला, मगर जाना है। मैं जो प्लान्स कर रहा था तो वो ही इस साल के प्लान्स में शामिल था, तो वो कोविड की नजर हो गया। इंशाल्लाह जैसे ही अल्लाह पाक इस जो आजमाइश है उससे हम सबको निकाले इंशाल्लाह, तो फिर जाऊंगा इंशाल्लाह ताला। 2-3 जगह का प्लान है कि अब ये काम करना है। अच्छा, कोविड की जो सिचुएशन है, कोविड की वजह से बहुत से काम जो है बहुत से लोगों के रुक गए हैं, तो अच्छा स्टूडेंट्स के बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया तो सबके यूज में है, और स्टूडेंट्स के लिए क्या कहेंगे आप जो इतनी खुशी मना रहे हैं छुट्टियों पर? क्या आपको लगता है कि पहले जैसा माहौल नहीं है स्कूल्स में, स्टडीज नहीं है, तभी बच्चों का ये हाल है, या फिर कोई और वजूहात है? असल में अभी जो रिसेंट कुछ अरसे में डिस्ट्रैक्शंस बहुत बढ़ गई हैं, वो चाहे किसी भी फील्ड में भी हो, वो स्टूडेंट्स हैं या वो डॉक्टर्स हैं या वो इंजीनियर्स हैं या प्रोफेशनल्स, किसी भी रेफरेंस से देख लें तो वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ये सेल फोन ने या सोशल मीडिया ने एक अपनी जगह बनाई है। सही। तो स्टूडेंट्स, टीचर भी उसी तरह से डिस्ट्रैक्टेड हैं जिस तरह से स्टूडेंट्स हैं। और ये जो अब स्टूडेंट्स खुशियां मना रहे हैं, हमें अपना दौर भी याद है, तो हम भी जब कोई क्लास फ्री होती थी तो ऐसे ही खुश होते थे, और गर्मी की छुट्टियां और सर्दी की छुट्टियां इसी तरह से एंजॉय करते थे। सो दिस इज समथिंग नेचुरल। हाँ, जो सीनियर कुछ हो जाते हैं वो, मतलब मैंने देखा कि आजकल बच्चे ज्यादा अवेयर हैं अपने बारे में। दे नो के कैरियर में आगे बढ़ना है तो फील्ड्स उनके पास ओपन है। दे हैव मोर प्लेटफॉर्म्स टू शो देयर टैलेंट। तो जैसे ये मेरी कॉम जो नेटवर्क है, इसके ऊपर देखने के घर से बैठ के लोग काम कर रहे हैं। पहले जाना, वहां तक पहुंचना, लोगों तक फिर अप्रोच करना, फिर एक प्रॉपर स्टूडियो, मतलब एक सेटअप के अपने लवाजमात थे, जिसकी वजह से बहुत सी चीजें रुक जाया करती थी। तो अब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ रही हैं। तो स्टूडेंट्स का जो रवैया है वो तो वैसे ही है जैसा कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी भी स्टूडेंट से। मैं जो पीएचडी इवन मतलब एमएस की क्लास एक दफा ले रहा था, ठीक है, तो मैं देवर ऑल प्रोफेशनल, किसी की उम्र जो थी ना वो 50 से कम नहीं थी। तो जिस दिन पता लगा टीचर नहीं आ रहे तो वो सब वैसे ही खुश हुए जैसे नर्सरी 1 के बच्चे खुश होते हैं। तो ये एक चीज है जो ट्रेडिशन के अंदर, और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में यही सब कुछ चलता है। और हकीकत भी यही है कि अभी हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो पत्नी पढ़ाई कितना बड़ा अजाब है, जब वो पास आउट होते हैं ना यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, और फिर सारी जिंदगी सही वाले इम्तहान देना शुरू करती है। तो फिर हम कहते हैं यार काश वापस यूनिवर्सिटी चले जाएं, वो जेल माहौल था हुआ। हाँ, वो फिर लाइफ याद आ रही होती है। अच्छा, वो सब ठीक है, लेकिन एजुकेशन के बारे में क्या कहेंगे? पहले जैसी है अब? पहले जैसी अवेयरनेस है अब? अवेयरनेस ज्यादा है, बस असल में देखे ना, होता ये कि आपके पास टूल्स हैं, अवेलेबल हैं, ये सारे टूल्स होते हैं। अब आप किसी बहुत अच्छे कारपेंटर को दुनिया के बेहतरीन टूल्स दे देंगे तो वो बहुत अच्छी चीज बना लेगा, मगर एक निकम्मे कारपेंटर को देंगे तो वो कुछ भी नहीं कर सकेगा उन टूल्स। सेम इज द केस कि अब स्टूडेंट्स हैं, यूट्यूब इतना बड़ा रिसोर्स है जिसमें आपको दुनिया जहान की नॉलेज मिलती है। ठीक है, अब आप उसे यूज करना चाहें तो आप उसे नॉलेज के लिए यूज करें, आप उसे चाहें तो आप उसे सिर्फ तफरीह के लिए यूज करें। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जिस तरफ मैंने फिर ये 5-6 साल पहले मैं माइंड साइंसेस की तरफ आया, उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं। तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैंने देखी वो थी सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन हमें अब ये मैं ऐसा ऐसा लोगों को समझा भी रहा हूँ, टीचर्स के साथ भी मेरी क्योंकि गपशप होती है, मेरी लिस्ट में काफी सारे उस्ताद हैं कि आप अपने स्टूडेंट्स को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाएं। जब आप सेल्फ डिसिप्लिन हो जाएंगे ना तो आप दुनिया के सब काम कर सकते हैं। हम लैग कर रहे हैं इस एक स्पेसिफिक जगह पर। आप स्टूडेंट को छोड़ दें किसी काम से कि जी आपने ये नहीं करना या कर लें, हम ये नहीं, आप उसकी गाइडेड
अटेंशन हटा लें तो वो अपने आप डंडी मारने की कोशिश करता है। Exactly. इसका मतलब होता है कि उसके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन की कमी है, और ये कमी जो है ना, ये फिर आगे एक बड़ी कौम या एक बड़ी आपको एक बड़ा मुल्क नहीं बनने देती। बिल्कुल। तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बाकी एजुकेशन, अब तो अवेयरनेस, मैंने जैसे बताया ना कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और जैसे जैसे फील्ड्स मर्ज हो रही हैं, वैसे वैसे चांसेस, अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं। हमारे दौर में हमारे पास 3 ऑप्शन थी सिर्फ, या डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है या टीचर बनना है। तीसरी ऑप्शन जो थी कोई आती नहीं थी ना, मतलब साइंस के स्टूडेंट्स के पास और कुछ नहीं होता था। आर्ट्स वाले बेचारों के पास वो वकील बन जाते थे या मेरा नहीं ख्याल के और कोई जगह उनके पास भी बचती थी। अब तो देयर आर प्लेंटी ऑफ फील्ड्स की, ग्राफिक डिजाइनिंग है तो फलानी है, टेक्सटाइल डिजाइनर है, मीडिया के साथ 1000 किस्म के फील्ड्स लिंक्ड हैं। तो ये तो बेहतर हो गया। फिर उसके लिए आपको मवाद भी अच्छा मिल जाता है, ऑनलाइन टीचिंग मिल जाती है। अगेन जो कमी है ना वो पहले और आपके दरमियान सेल्फ डिसिप्लिन की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, समझेंगे तो चल जाएगा काम। हाँ, इट्स ट्रू। अच्छा, उन पेरेंट्स के लिए भी कोई मैसेज आप बिल्कुल मैं चाहूंगी दें कि जो बच्चे बढ़ना चाह रहे हैं, जो अपने मुताबिक आगे आना चाह रहे हैं, पेरेंट्स उनको अपनी मर्जी पे चला रहे हैं, तो क्या ये ठीक है उन बच्चों के लिए या उनके करियर के लिए? नहीं, ये बहुत बड़ा एक बैरियर है जो बड़े अरसे से चला आ रहा है। हमारे जो हम वालिदैन होते हैं वो अपनी जो नातमाम ख्वाहिशात होती हैं उसका बोझ अपने बच्चों पे डाल देते हैं। मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो मैं चाहूंगा मेरा बेटा या बेटी जरूर डॉक्टर बने। मैं इंजीनियर नहीं बन सका, मैं चाहूंगा मेरे, अब उसका भी एप्टीट्यूड होगा, उसका भी एक इंक्लिनेशन होती है, उसका झुकाव होता है किस तरफ। जो स्टीव जॉब्स ने एक जगह पे कहा कि काम असल में वो है जो जिसमें आपको महसूस ही ना हो कि आप काम कर रहे हैं। इट इज लाइक योर हॉबी। तब काम का मजा आता है, तब क्रिएटिव चीजें आती हैं। और ये आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आएगी लोगों के अंदर, मगर पेरेंट्स को ये बहुत जरूरी समझना है कि बच्चों को आप गाइड जरूर कर सकते हैं, इन्फोर्स नहीं कर सकते कुछ चीजों पे। वरना डॉक्टर, अगर एक बच्चा बुरे दिल के साथ बनेगा ना तो कभी अच्छा डॉक्टर नहीं होगा। सही। बहुत बुरे दिल से इंजीनियर बनेगा तो कभी अच्छा इंजीनियर नहीं होगा। सेम इज द केस विद द टीचर्स। हमारे यहाँ 90% टीचर्स जो है ना वो इत्तफाकी किस्म के होते हैं। उन्हें कहीं और कोई जॉब नहीं मिली तो उन्होंने टीचिंग को प्रोफेशन के तौर पे ले लिया। टीचिंग में सबसे ज्यादा एप्टीट्यूड की जरूरत होती है कि ये बंदा सिखा भी सकता है या नहीं। Exactly. तो हर फील्ड के अंदर पेरेंट्स को थोड़ा सा, अब असल प्रॉब्लम ये है कि पेरेंट्स भी उतने वेल एजुकेटेड नहीं है, और जो है भी उनमें भी 10% शायद उससे भी कम ये समझते हैं कि बच्चों की भी एक अपनी वेल और अपनी लाइफ होती है, उनका भी अपना रुझान होता है। अब बाहर की दुनिया में ना उनका एप्टीट्यूड टेस्ट करवा लेते हैं। जब बच्चे मैट्रिक या जब कैरियर्स, हमारे यहाँ FSC या FA के बाद कैरियर की तरफ जाने के लिए आपने डिसीजन मेकिंग करनी है, तो बाहर की दुनिया में उस वक्त एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं बच्चे का। थोड़े से पैसे लगते हैं, बट आपको पता लग जाता है कि आपके बच्चे का रुझान किस तरफ है। यानी इसका दिमाग में को अल्लाह पाक ने किसी शख्स को कमतर पैदा नहीं किया। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जो इंजीनियर है वो या डॉक्टर है वो बहुत ज़हीन है और जो नहीं है वो ज़हीन नहीं है। Exactly. हालांकि मेरा ख्याल है मैंने ऐसे म्यूजिशियंस देखे जो पढ़े लिखे नहीं है, बट उनको म्यूजिक की इतनी नॉलेज है जितनी कि शायद किसी अच्छे पढ़े लिखे म्यूजिशियन को भी ना हो। बिल्कुल। इतना उनको उसके ऊपर उसके जो डिफरेंट उसकी डायमेंशंस है उसके बारे में इल्म रखते हैं, और वो इल्म उन्होंने उनके रुझान उस तरफ जाते हैं। हम लोग इंटेलिजेंस को डिफाइन करते हैं जनरली एक ही फील्ड में कि जी ये कितना अच्छा पढ़ाई में है। हाँ जी, ठीक है, मगर 9 तरह की इंटेलिजेंसेस सामने आती हैं। एक बच्चा या एक शख्स के अंदर 9 तरह की इंटेलिजेंसेस में हो सकती हैं। ये गूगल करेंगे लोग तो समझ में भी आ जाएगा टाइप ऑफ इंटेलिजेंस को। यानी एक बच्चा हो सकता है एजुकेशन में अच्छा ना हो मगर वो म्यूजिक स्मार्ट हो, उसको म्यूजिक की समझ हो।
कुछ लोग पिक्चर स्मार्ट होते हैं, कुछ लोग जिसे कहते हैं नेचर स्मार्ट होते हैं। एग्जैक्टली। जैसे डिस्कवरी चैनल कभी आप देखें ना, तो वही सारे मंजर है जो मेरे और आपके सामने रोज होते हैं। हाँ। मगर वो जो डिस्कवरी चैनल को में उसको शूट करने वाला शख्स है, वो उसको उस एंगल से शूट कर रहा होता है कि हम खुद हैरान हो रहे होते हैं, वो अच्छा इतनी खूबसूरत चीज बन गई। इसका मतलब है वो शख्स नेचर स्मार्ट है। एग्जैक्टली। सिमिलरली कैनेस्थेटिकली स्मार्ट होते हैं, लोगों की बॉडी लैंग्वेज को समझते हैं, कुछ लोग अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं। सो हम लोग ने एक गलत मेरिट सेट कर दिया, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों की जिंदगी को थोड़ा अजाब में ले आते हैं। एग्जैक्टली। इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप ऐसा करें। बच्चे को भी एक लाइफ जीने का हक है, उसे जीने दें, कंट्रोल ना करने की कोशिश, गाइड जरूर करें। गाइड तो खैर जरूरी है, लेकिन बिल्कुल हावी नहीं हो जाए खुद। हाँ। अच्छा, अब इतनी एजुकेशन पे भी बात हुई, तो थोड़ा सा खाने पीने पे भी आपसे पूछना चाहूंगी। खाने पीने में क्या पसंद है आपको? खाने पीने में मुझे तो कोई खास ऐसी चीज नहीं, मगर ये कि राइस इन एनी शेप मैं खा लेता हूँ और शौक से खाता हूँ। और फिश मुझे बहुत पसंद है, और जिसका मजाक उड़ाती है आजकल कौम, साग और रोटी। आई जस्ट लव इट। मुझे आप बेशक पूरा महीना साग खिलाएं, सरसों का साग और मकई की रोटी, ओहो, ये मतलब वन ऑफ माई, सर्दियों का मुझे खुशी इसी वजह से चढ़ रही होती है कि ये चीज आ रही है। अरे वाह। अच्छा, ये चीजें खाने की भी कुछ स्पेसिफिक जगहें होती है ना, कहीं पे खाने का ज्यादा मजा आता है, तो कोई ऐसा सीन है कि साग हो और वो जगह हो और हम हो, तो ऐसा कुछ है? असल में मेरे कई दफा लोग, मेरे जो दोस्त आते हैं इस्लामाबाद आते हैं ना, तो पूछते हैं कि यार कौन सा फूड स्पॉट है यहाँ पे, कौन सी जगह है। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि यहाँ पर कौन से जगह की कौन सी चीज अच्छी है। मतलब जैसे लोग कह रहे हैं ना फलानी जगह का ये बड़ा मजेदार है यार। मैं बहुत कम होटलिंग करता हूँ, जब बाहर जाता हूँ। मुझे बस ये कि खाना उम्मन घर का ही मैं खाता हूँ, घर से ही खाता हूँ। होटल्स वगैरह में या कहीं बहुत कोई दोस्तों के साथ कहीं चले गए या किसी ने तारीफ की, जैसे मछली यार वो अटक के पुल के पास से बनती है, वहाँ बड़ा मजा आता है, तो वहाँ चले गए, चलो ठीक है, तो वहाँ से आके खा ली। मतलब नॉट स्पेसिफिकली। बाकी अगर आप माहौल की बात करें, तो अगर कोई बंदा आपकी मर्जी का आपके साथ हो, फिर तो आप ढाबे पे भी बैठे हैं तो 5 स्टार के मजे आ रहे होते हैं। हाँ, ये बात है कि आपके साथ पार्टनर अच्छा हो। एग्जैक्टली। और कभी ऐसा हुआ कि कोई ऐसी ऑफर आई हो किसी भी हवाले से, लेकिन वो आपने रिजेक्ट कर दी, उसका मलाल आज भी है आपको कि ऐसा मैंने क्यों कर दिया, वो तो बड़ी अच्छी जॉब थी बट मैं रिजेक्ट कर बैठा। तो ऐसी कोई जॉब या ऐसी कोई ऑफर्स ऐसी बहुत सी चीजें ऐसी थी जहाँ लाइफ में ना एक वी बनता था, वी हैव टू डिसाइड ऑन वन पाथ। जो चीज मैंने सीखी, वो अल्लाह का शुक्र है कुछ जरा पहले टाइम पे सीख ली थी, वो ये कि वंस आपने एक पाथ को छोड़ दिया ना, तो फिर अगर आप दोबारा उसकी तरफ बार बार मुड़ के देखेंगे ना, तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते आप। एग्जैक्टली। ऐसे रिग्रेट्स नहीं है। कई दफा सोचा जाता है कि यार हाँ वो था ना, एक मेरा शायद शेर है, मुझे अच्छी तरह सही तरह याद आ जाए तो मैं उसको सुना भी दूं कि ये रास्ते तो यूं ही रहते, कठिन पुरपेच और दुश्वार। ये रास्ते तो यूं ही रहते, कठिन पुरपेच और दुश्वार, मगर तुम साथ चलते तो सफर आसान हो जाता। तो ऐसी सोच कभी आ जाती है इंसान के अंदर, मगर दैट हिंड्रेंस नहीं है। मैं उस मलाल के अंदर नहीं हूँ। कैरियर के रेफरेंस से देख लें, लाइफ के रेफरेंस से देख लें, और किसी को छोड़ना या किसी को अपनाने के रेफरेंस से मैंने वेल थॉट आउट डिसीजंस किए हैं जिंदगी में। देख लिया अच्छा यार ये भी इसके हैं, कुछ इमोशनल इम्पैक्ट थे, कुछ और फाइनेंशियल इम्पैक्ट आ जाते हैं, कुछ सोशल इम्पैक्ट आ जाते हैं, तो उनको देख के किया डिसीजन। तो फिर ऐसे हुआ नहीं कि यार अगर मैं ये कर लेता तो शायद ऐसा हो जाता। मेरा एक मानना हमेशा से रहा, और शुक्र है कि दिन ब दिन उस पर मेरा ईमान मजबूत होता है कि जो चीज मुझे मिलनी है वो मुझे मिलनी है।
उसके अंदर कोई ऐसा मुझे नजर नहीं आता कि अगर अल्लाह ने मेरे नसीब में लिख दी है, वो चाहे खुशी है, वो रिस्क है, वो सुकून है, या वो परेशानी या बीमारी है, व्हाटएवर, वो आनी है। हाँ, बीमारी और परेशानी को आप मुख्तलिफ कुछ अमाल अपने अच्छे करके रोका जा सकता है, मगर जो चीजें आपको कंफर्ट आपकी लाइफ में अल्लाह पाक ने देनी है, वो देनी है। तो उसके लिए रास्ते आपको मैंने बताया ना, वी की तरफ आते ही हैं बहुत सारे। तो वो टेंशन नहीं हुई यार, जैसे मैं हो सकता है वो फलानी जॉब कर लेता ना, तो मैं शायद अब तक फलाने इतने मुल्क घूम के आ सकता था। ठीक है, वो इस तरह से मेरे दोस्त हैं जिन्होंने ये काम किए, उन्होंने कैरियर कुछ और सेलेक्ट किया, तो वो उनके विजिट्स भी, और वो भी मतलब पेड विजिट्स थे, वो घूम फिर के आ गए। मैंने कहा यार, जब मेरा नसीब में होगा ना कि इस फलानी जगह का खाना मैंने खाना है, तो मेरा नसीब मुझे खींच के वहां जरूर ले जाएगा खुद ही। एग्जैक्टली। तो उस तरह के रिग्रेट्स, क्योंकि फिर मैंने निष्कात देखा है कि लाइफ में कुछ सबब पाने के लिए बढ़ते हैं, एम्बिशियस ओवर होते हैं, फिर उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। एग्जैक्टली। तो वो कीमत जब आप चुकाते हैं तो फिर आपको बाद में पता चलता है कुछ टाइम के बाद। तो अल्लाह का शुक्र है अभी तक ऐसा कुछ है नहीं जिससे मुझे ऐसे मलाल हो। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, मेरा एक लास्ट क्वेश्चन हमेशा और सबसे होता है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन, इस पे आपका क्या जवाब है? एक्सप्रेशन या इम्प्रेशन? फर्स्ट इम्प्रेशन या फर्स्ट एक्सप्रेशन, आप इधर जिसको भी लगा लें, बट इस पे आपका क्या कहना है? बहुत से लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहूंगी। मेरे नजर में मैं कभी भी फर्स्ट इम्प्रेशन पर नहीं जाता कि इट इज ए लास्ट वन। बहुत से लोगों के बारे में मेरा फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत बुरा था। मतलब मैंने कहा यार, इस बंदे के साथ तो मैं काम जिंदगी में कभी ताल्लुक ही नहीं रख सकता। मुझे इतनी नेगेटिव वाइब्स फील हुई शुरू में, एंड विद द टाइम मुझे पता लगा कि यार नहीं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो उसके बिहाइंड द सीन चल रही है। ठीक है। देखो, जो कोई शख्स हमारे सामने आता है या हमें मिलता है ना, तो जरूरी नहीं होता कि वो ब्लैंक होके मिल रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आपसे किसी शख्स की मुलाकात हो रही है और वो अपने बॉस से या अपनी बेगम से ताजी ताजी डांट खा के आया वो मूड खराब में होगा। ठीक है, आपको पे ये इम्प्रेशन पड़ जाएगा कि ये शख्स है ही ऐसा बदतमीज किस्म का, हालांकि वो बहुत अच्छा होगा, बट उस उस स्पेसिफिक टाइम के अंदर, उस स्पेसिफिक मोमेंट पे बेचारे के ऊपर ऐसा हादसा पेश आ गया, उसका मूड बिगड़ गया। सो दैट कैन चेंज, ये रिफ्लेक्शंस चेंज हो जाते हैं। हमारे यहाँ बड़ा प्रॉब्लम है कि हम फर्स्ट इम्प्रेशन को या एक्सप्रेशन को, दोनों को ही बड़े जैसे कहते हैं ना, मजबूती से ग्लू कर देते हैं कि नहीं यार, लेबल कर देते हैं। ऐसा होता नहीं है। लोग सुनाते हैं कि यार कोई मुझे कहेगा फलाना बंदा ऐसा है, मैं उसके बारे में भी कोशिश करता हूँ, मैं उसकी राय को बस ठीक है ज़हन में रख लिया, बट लागू उस वक्त करता हूँ जब मेरे साथ एक अच्छा एक्सपीरियंस उसका उस तरह का हो जाए। ठीक है, केयरफुल रह सकते हैं, बट ये कि हाँ उसका इम्प्रेशन ही बना लेना कि यार ये बदतमीज ही है या ये है ही इस तरह का, वो मेरा ख्याल है यू शुड हैव गिवन एनफ अपॉर्चुनिटीज टू समवन बिफोर मेकिंग ए फाइनल कंक्लूजन अबाउट दैट कि यार अच्छा ये तो इसी तरह की इसी पैटर्न में चलता है। ऐसा होता तो है, ऐसा होता है, हमें नहीं पता होता, बल्कि वो खुद रियलाइज करवा देते हैं कि मैं तो आपको ऐसा समझ रहा था या रही थी। तो मेरे साथ भी होता है, मुझे स्टार्टिंग में यही कह रहे होते हैं लोग कि आप जो है बड़ा एटीट्यूड है, कुछ अर्से बाद खुद ही वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट में पहली दफा सलाम दुआ में लोग बहुत कुछ जो है अपने जहन में बना लेते हैं, भाई ये तो ऐसा है। तो ये हमारी नेचर इस तरह की हो गई है ना कि हम लोग थोड़े से जल्दबाज से हैं कि हमें फौरन किसी के बारे में राय कायम करनी है तो फौरन राय कायम कर लेंगे। एग्जैक्टली। और मजे की बात ये कि फिर हम उसको चेंज नहीं करते, हम स्टैटिक हो जाते हैं कि नहीं यार ये ऐसे ही है। मैंने आपको जैसे बताया, एक मैं अपने स्टूडेंट को एक किस्सा सुना रहा होता हूँ ना कि कुछ लोग ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे, तो एक 18-19 साल का लड़का विंडो साइड पर बैठा था और वो अपने बाप को बार बार मुखातिब करके कह रहा था कि अबू वो ट्रैक्टर, अबू वो देखें दरख्त, वो देखें बैल जा रहा है, वो गाड़ी नजर आ रही है, वो ब्रिज आ गया, वो लाइट आ गई। लोग बड़े अनॉयड हो रहे थे कि यार ये इतना 18-19 साल का लड़का है और ये
देखो कैसे बच्चों की तरह शोर मचा रहा है और उसका बाप भी इसको कुछ नहीं कह रहा। आफ्टर सम टाइम आखिर एक बंदा बोल ही पड़ा और कहता है कि यार आपका बच्चा इससे बात कर रहा है, आपको समझ नहीं आ रही। तो वो कह रहा है कि यार देखें मेरे बच्चा जो है ना पैदाइशी नाबीना था और आज मतलब इस सफर से पहले मैं जब गया हूँ तो मेरी इसकी आंखों का ऑपरेशन हुआ है और इसको किसी की डोनेटेड आईज मिली हैं। तो ये दुनिया को पहली दफा देख रहा है। ये जो आपके लिए नॉर्मल चीजें हैं ये जिंदगी में पहली दफा देख रहा है, इसलिए एक्साइटेड है। अब हमने तो परसेप्शन कायम कर लिया ऑन द बेसिस ऑफ दोज थिंग्स ना। बिहाइंड द सीन देयर इज अ स्टोरी। उस स्टोरी को आपको समझना जरूरी है। हम रिएक्ट देखो, दुनिया में होने वाली हर चीज आपके कंट्रोल से बाहर है। एग्जैक्टली। कोई शख्स आप पे जुमला कर देगा, कोई शख्स आपको बुरी तरह ट्रीट कर लेगा, कोई शख्स आपको धोखा दे देगा, गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाएगा, ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगी। यू कांट कंट्रोल एनी ऑफ दीज इवेंट्स। व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योर रिएक्शन टू दोज इवेंट्स। ठीक है। ये आपने देखना है कि कोई अगर गाड़ी का टायर पंक्चर हुआ तो आप उसके ऊपर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। आप तैयार होकर घर से निकल रहे हैं और निकलते निकलते बच्चे ने आपके कपड़ों पे कॉफी गिरा दी है, चाय गिरा दी और आप उस पे अब आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते थे। बट हाउ यू रिस्पॉन्ड टू दैट इवेंट ये आपके कंट्रोल में है। एग्जैक्टली। तो सारी कहानी इसी कंट्रोल की है। अगर आप ये कंट्रोल में आ जाती हैं तो इम्प्रेशन और एक्सप्रेशन दोनों को आप बेहतर तरीके से एनालाइज कर सकेंगे। जबरदस्त, बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आतिफ, एंड थैंक यू सो मच इतना सारा टाइम देने के लिए, इतनी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं चाहूँगी लास्ट में अपने जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो आप मेंशन कर दें कि कोई कांटेक्ट करना चाहे वो आपसे कर सके। सोशल मीडिया पे मैं मेरे ख्याल हर जगह पर ही मौजूद हूँ। जो फेसबुक पर भी अपने नाम से हूँ आतिफ सईद, और जो मेरा ऑफिशियल पेज है आतिफ सईद ऑफिशियल AA के साथ है। इंस्टाग्राम पे भी आतिफ सईद _ऑफिशियल और ट्विटर पे भी आतिफ सईद, मतलब यही नाम मेरे चले जा रहे हैं। ऑलराइट जनाब, वेलकम बैक आफ्टर आतिफ सर कॉल। एंड यकीन कीजिए आतिफ सईद ने इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दी कि टाइम का भी नहीं पता चला, टाइम ऐसे गुजर गया, लेकिन इन्फॉर्मेशन में ऑब्वियसली इजाफा हुआ। बहुत सारे पहलू पे उन्होंने बात की और मुझे यकीन कीजिए बहुत मज़ा आया उनका इंटरव्यू लेके। तो जनाब होप सो कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और इसके साथ साथ मेरा ख्याल है कि अब कुछ म्यूज़िक भी हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर म्यूज़िक नहीं होगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे कि शाम का वक्त है ना, और प्रोग्राम का नाम भी है बातों का ढाबा, और बातों के ढाबे में म्यूज़िक ना हो ऐसे कैसे हो सकता है। तो ऐसा करते हैं, एक सॉन्ग बिल्कुल सुनते हैं और मैं दोबारा से तरीक़ेकार तमाम तर चीज़ें आपको बता देती हूँ ताकि जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है वो हमें ज्वाइन कर सकें। आप लोगों ने हमें MQ एंटरटेनमेंट पे भी ज्वाइन करना है, मेरी कॉम TV नेटवर्क पे भी ज्वाइन करना है। आप लोगों ने बस करना क्या है, आपने लिखना है MQ एंटरटेनमेंट, आपको हमारा पेज मिलेगा, वहाँ पे हमारे शोज़ मिलेंगे, पोस्ट्स मिलेंगी, अपडेट्स आपको डिफरेंट टाइप की मिलेंगी और अपडेट होते रहेंगे। तो अपडेट होने के लिए, हर चीज़ से बाखबर रहने के लिए आपने लाइक करना है, फॉलो करना है और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। इसके साथ साथ मेरी कॉम TV नेटवर्क पे भी आप ज्वाइन इन कर सकते हैं, हमें फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, उस पर भी अपडेट रहने के लिए और न्यूज़ के लिए और डिफरेंट टाइप की चीज़ों के लिए आप हमारे साथ रह सकते हैं। और इसके साथ साथ आपने करना क्या है, करना आपने ये है कि आपने अगर कुछ आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, आप में कोई टैलेंट है, आप टैलेंट को शो ऑन करना चाहते हैं, तो ये प्लेटफॉर्म खुले आम सरे आम आपके लिए मौजूद है। आपने अपनी चीज़ें शेयर करनी है ईमेल एड्रेस पे। ईमेल एड्रेस क्या है, mericomtv@gmail.com। सेकंड एड्रेस है mqentertainment@gmail.com। तो आप लोग हमारे साथ रहिए। तो अब जो है बगैर किसी देर के एक सॉन्ग सुनते हैं और जब आएंगे लौट कर तो फिर ऑब्वियसली इख्तितामी गुफ्तगू, इख्तिताम होगा प्रोग्राम का, शो को वाइंड अप करेंगे। तब तक के लिए आप ये सॉन्ग सुनिए और मेरे साथ रहिए, यानी कि मुश्कात फैज़ान के साथ रहिए और प्रोग्राम सुनते रहिए बातों का ढाबा। मुझे कहते हैं ऑब्वियसली मुश्कात फैज़ान, और इसके साथ साथ MQ एंटरटेनमेंट पर आप ही सुन रहे हैं, तो हमारे साथ रहिए। Stay connected.
भाई पराठा खा के देख ले, पराठा खा के देख ले। हर साय उत्ते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया चटा जट्टी तेरा, तू यारी केरा ला के देख ले। हर साय उत्ते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया चटा जट्टी तेरा, तू यारी केरा ला के देख ले, तू यारी केरा ला के देख ले। किते होर ना प्यार दे तू पाली, दूजा रूप जट्टी है कैसन दाड़ी, तू मैनू अजमा के देख ले, अजमा के देख ले। हर साय उत्ते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया चटा जट्टी तेरा, तू यारी केरा ला के देख ले। हर साय उत्ते नाम बोले तेरा, किन्ना कर दिया चटा जट्टी तेरा, तू यारी केरा ला के देख ले, तू यारी केरा ला के देख ले। जनाब, वेलकम बैक वंस अगेन अ ब्यूटीफुल नंबर। आप लोगों ने सुना, कितना मज़ा आया, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जाइज हुई मैं। और आप लोगों की शाम कैसी गुजर रही है? ऑब्वियसली इस म्यूज़िक के साथ तो और भी अच्छी हो गई होगी। तो जनाब, अब जैसा कि मैं कह के गई थी आप लोगों को यार कि शो का वाइंड अप भी करना है, तो बस शो को वाइंड अप की तरफ लेकर चलते हैं। और क्योंकि शो वाइंड अप करना भी ज़रूरी होता है, शो को ख़त्म करना या किसी भी चीज़ को ख़त्म करना ज़रूरी होता है, ताकि आप नेक्स्ट टाइम भी आके वो काम करें और अच्छे से तरीके से करें। आज हमारे साथ मौजूद थे आतिफ सईद साहब, और उनसे बहुत कुछ जाना, बहुत अच्छा लगा उनको अपने शो में लेकर और उनका इंटरव्यू लेकर बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ, यकीनन आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा हुआ। अच्छा, मैं जाते जाते एक दो टिप्स आप लोगों को दे के जाऊँगी कि एक इंसान के लिए कितनी नींद ज़रूरी है। तो अगर आप अपने दिमाग को बेहतर रखना चाहते हैं, अपनी बॉडी को बेहतर रखना चाहते हैं, तो आपके लिए एटलीस्ट 8 आवर्स 8 घंटे की नींद बहुत ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 8 घंटे की नींद आपने लेनी है ताकि आप फिट रहें, एक्टिव रहें। तो इट्स वेरी 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 नेसेसरी। इसी तरह से कि आप अपनी आँखों को बेहतर रखने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आँखों को बेहतर रखने के लिए आप जब सोने लगते हैं, जब आप लेट जाते हैं, सोने का इरादा करते हैं, तो आपने उससे पहले एक छोटा ही सी टिप करनी है, और वो ये है कि आपने अपने पाँव पर तेल की मालिश कर लेनी है। पाँव पर अच्छी तरह से ऑयल आप कोई भी ले लें, लेकिन ऑयल की मालिश करके, यानी मसाज करके, तो उसके बाद आप जो है वो आराम से सुकून से सो जाइए। आपकी आँखें जो है वो हमेशा ठीक रहेंगी। आपको जो आई साइट का इशू होगा या रेडनेस का इशू होगा, स्वेलिंग का इशू होगा, तो ऐसा कोई इशू नहीं होगा, वो सेव रहेंगे, आप लोग सेव रहेंगे। तो जनाब, छोटी मोटी सी टिप्स तो बिल्कुल मैं हर शो में देती हूँ, सोचा मैं आज भी इंक्लूड कर देती हूँ। अब मैं चाहूँगी आप तमाम लिसनर्स से, आप तमाम फ्रेंड्स से इजाज़त, क्योंकि अगर इजाज़त नहीं लूँगी, नहीं जाऊँगी, तो नेक्स्ट शो मेरी जगह कौन करेगा, इसलिए नेक्स्ट शो के लिए भी आना ज़रूरी है। अब मैं चाहती हूँ
आप लोगों से दिल की गहराइयों से इजाज़त, और उम्मीद करती हूँ कि आज का शो अच्छा लगा होगा और नेक्स्ट शो का भी इंतज़ार रहेगा आप लोगों को। नेक्स्ट शो में एक नए गेस्ट के साथ और नए टिप्स के साथ और नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मिशकात फैज़ान को प्रोग्राम बातों के ढाबे के साथ और MQ एंटरटेनमेंट की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान। Auckland वाला बरार Mr. Rubel in the house। ओ डकने जे खुंड होण पापी भी पुराने मुੱਲ पैंदा उत्ते हिक वाले जोर दा। ओ खंडे खड़े कौने पैंदे गल भी लहाउने ताइयों पता लगे दहशतां दे शोर दा। टाइम साडा तेरियां ने कड़ियां हो मुच्छा रखदे आ जट खड़ियां हो रन्ना हीर कह लो चाहे परियां ओ जिते सूर मैंने हिक्कां तणदे ओ बट्टू करदे आ उत्थे अड़ियां हो दस्सा सच्ची ओ जमंद रूही लाउंदे ने ओ पाके टाइम जो मैदानां च ना आउंदे ने मोटिया जिहा इन्हां बल्लियां दी हिक च कोई जोर ना भौंक भौंक के मशहूर होना चाहुंदे ने ओ इत्थे वेलियां कतीड़ां बड़ियां हो मुच्छा रखदे आ जट खड़ियां हो रन्ना हीर कह लो चाहे परियां ओ जिते सूर मैंने हिक्कां तणदे ओ बट्टू करदे आ उत्थे अड़ियां ऑकलैंड दा बराड़ करे वैपणां नूं कैरी नाल जैरी 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 मुंडे टॉप नॉच ने मुंडे लुक पिछों सिक हुंदे माइंड च क्लिक दिल करदे ने हिट विस्की स्कॉच ने मेरे कायदे च बलफ ना अलाउड है ओ गल्लां नीवियां तां कम मेरे लाउड है दिल कोरा कोई करैक्टर च दाग ना आके मिल ली जे मन च कोई डाउट है ओ जट्टां रखियां ने गन्ना खरियां हो मुच्छा रखदे आ जट खड़ियां हो रन्ना हीर कह लो चाहे परियां ओ जिते सूर मैंने हिक्कां तणदे ओ बट्टू करदे आ उत्थे अड़ियां ओ इत्थे बथेरिਆਂ ने बथेरा जोर ला लिया पर साडा तां कुछ घट नहीं होया मैनू तां हासा आउंदा सालिਆਂ ते सालिओ साडे बारे बोल बोल के भी कुछ पट नहीं होया छोटिया साडे बारे बोल बोल के भी कुछ पट नहीं होया।